ओके वेलकम दोस्तों। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, जो हम देखने वाले, लेकिन कुछ अलग तरीके से मेरा डिस्कशन होगा आपके साथ। और आप ऑब्जर्व करते रहना, कुछ सवालों के आंसर आपके मन में देते रहना आप। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होती है, पहले तो मैं आपको एक हल्के फुल्के तरीके से बता दूं, ये आपको पता भी रहेगा कि सर देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना सर, तो उस बिजनेस को अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने, अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये समझने को कुछ तो लिखना पड़ता है, कुछ तो अकाउंटिंग, कुछ तो रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि कितने दिनों में खुद के बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को, खुद के बिजनेस के परफॉर्मेंस को टेस्ट करें या कंपेयर करें, राइट। तो दोस्तों इसके लिए ना पीरियोडिसिटी एक कंसेप्ट आया। अब पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मतलब क्या, जस्ट इमेजिन, क्यों नहीं 1 महीने का अकाउंटिंग रखा गया, क्यों नहीं 10 साल का अकाउंटिंग रखा गया। एक सवाल अपने दिल में आ जाता है, बराबर। एक दिन भी रख सकते थे, एक वीक भी रख सकते थे, एक मंथ भी रख सकते थे, 1 साल भी रख सकते थे, 10 साल भी रख सकते थे, राइट। लेकिन जब आप जैसे होशियार लोग वहां पे बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, मंथ वाइज अगर हम जाए तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, और हमारा ऐसा कहना है कि आप लोग हर साल का एक अकाउंटिंग कीजिए। तो सपोज अगर आपका बिजनेस 10 साल चलाना है, वैसे तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन, मतलब हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, मान लिया चलो। लेकिन तुम्हारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये भी तो तुमको पता चाहिए। तो वो कैसे चलेगा, हम लोग जो अभी सीख रहे हैं ना, तो हम लोग उस बिजनेस के, राइट, जैसे हम बीमार हुए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और हमको कहते हैं कि भाई फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, राइट। वैसे बिजनेस के डॉक्टर अकाउंटेंट होते हैं। आप लोग बिजनेस को इतने सही तरीके से मेंटेन करते हो, उसके सारे अकाउंटिंग को, ताकि बिजनेस कभी भी कंफ्यूज ना हो या बिजनेसमैन कभी भी गलत डिसीजन ना ले। लेकिन मुद्दा यही था कि कितना टाइम पीरियड रखा जाए। तो यूजुअली दोस्तों 1 साल ये टाइम पीरियड रखा गया अकाउंटिंग ईयर। और वो कब से चालू होता है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो सर हमको पता है वो चीज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये 12 महीने, ये आप सबको पता था। तो सर क्या होता है, 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मतलब एक बिजनेस जब से शुरू होता है, हो सकता है वो मंथली भी कुछ अपने इंटरनल कंट्रोल रखने के लिए चेकिंग करते होंगे, लेकिन पूरे बिजनेस का ओवरऑल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, भाई 1 साल का परफॉर्मेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है कि नहीं, पूरे पिछले साल में ना बहुत सारे मेरे बिजनेस में फ्रॉड हुए, तो अब मुझे इंटरनल कंट्रोल लगाने की जरूरत है, 2 सुपरवाइजर और बढ़ाओ ताकि ना मेरे बिजनेस का वो फ्रॉड जो हो रहा है वो कम हो। अप्लाई कर दिया। आगे के पूरे 12 महीने गए, दूसरे साल हमने वापस अकाउंटिंग देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट देखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा, मुझे प्रॉफिट होने लगा। मुझे समझा कि अरे हाँ, पिछले साल के डिसीजन मेरे सही हुए, लेकिन मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट करना है। तो देखो क्या क्या गलतियां है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपको दिखा, अरे अननेसेसरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वर्कर को बहुत सारी सैलरी जा रही है और वो आइडल बैठे रहते हैं। तो आपने क्या किया, 50 लोगों को काम से निकाल दिया, जो गलत बात है, लेकिन क्या करोगे, बिजनेसमैन हो। 50 लोगों को काम से निकाला तो बैलेंस शीट के एक्सपेंडिचर उतने कम हो गए ना, P&L के एक्सपेंडिचर उतने कम हो गए ना। आपका P&L में जो डेबिट साइड को आप सैलरी देते थे, 50 लोगों को अगर 10,000 भी एक पर्सन को सैलरी मिलती होगी, तो सीधे सीधे 5 लाख रुपए सेव हो गए आपके। यस और नो? हाँ सर। तो तीसरे साल क्या हुआ, मेरा और प्रॉफिट बढ़ गया, वापस मैंने एनालिसिस किया। चौथे साल क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट होना, लॉस होना, ये क्या कर रहा हूं मैं, 12 एक पीरियड डिसाइड किया है। दोस्तों आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आप सिर्फ सुनते रहो। देखो मैं कुछ पढ़ रहा हूं क्या नहीं ना, मेरे लेक्चर से आप एक जनरल नॉलेज के हिसाब से सुनो, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में वो आपको याद रह ही जाएगा। और ऐसे भी थियरी है, हम अगर सिर्फ पढ़ते रहे तो क्या मतलब होगा क्लास लगाने का, आप भी तो पढ़ लेते अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना ही था तो, राइट। इसलिए जितना प्रैक्टिकल तुम ध्यान दे सको, जितना प्रैक्टिकल समझ सको उतना समझो। अब क्या हुआ, ध्यान देना सर, एक और चीज कहता है ये कंसेप्ट, ये क्या कहता है कि तुमने तुम्हारा खुद का ही ध्यान रखने का, दूसरों के काम में अपना मुंह नहीं डालने का। मतलब क्या सर, उसको इंटरफेयर मत करो दूसरों की लाइफ में। अगर ईयर 1 के एक्सपेंडिचर है ना, वो इसी साल रिकॉर्ड हो जाने चाहिए।
क्या बोला मैंने, ईयर 1 के एक्सपेंडिचर है तो ईयर 1 के एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर में ही क्या हो जाने चाहिए सर, रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। सर अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो इस साल का, तो बेटा आउटस्टैंडिंग का एंट्री करो। अक्रूवल कंसेप्ट हमने देखा है सर, हम एडवांस में पेड कर रहे हैं, एडवांस में प्रीपेड, तो आप लोगों को एक चीज पता होगी, आप माइनस करते हो एडजस्टमेंट पे करंट ईयर से। आपने बहुत सारी चीजें सर नोइंगली या अननोइंगली की हुई है जो कंसेप्ट से मतलब रखती है। मतलब आपको ऐसे हो गया कि आपको वो चीज पता है लेकिन इसको ये कंसेप्ट कहते हैं, ये नहीं समझ में आता, राइट। तो एग्जामिनर तो आपको गूगली ऐसे ही डालेगा, वो कंसेप्ट पूछेगा, आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आता था बाहर आने का, लेकिन ये मेरे को लिखते नहीं आया। आपने प्रीपेड को माइनस किया, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, बैलेंस शीट आपने की है बराबर। तो उसी साल में ये एडजस्टमेंट क्यों है, क्योंकि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने इसे बोल के रखा हुआ है। हमको किसी टीचर ने कहा, हम वो करते गए, बहुत सारे सम किए, अब तो हमको आंसर यहाँ पे नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। हम दिमाग नहीं लगाते, हमको पता है आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करने का, प्रीपेड रहा तो माइनस करने का, ये रट्टा हो गया। सिंपल ना, हमारी गलती नहीं इसमें, लेकिन क्या हो गया, हम लोग दिमाग नहीं लाते, हमको पता है ये इधर जाएगा, ये ऐसे होगा, ये माइनस होगा, ये अब तक ठीक था। अब जब तुम प्रैक्टिकल, जब तुम बिजनेस लाइफ में जाओगे ना बेटा, तब ये चीज तुमको नड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हें दिमाग लगाना है। ये जिंदगी का असली इम्तिहान है बेटा। यहां पे कोई तुम्हारे पेपर नहीं लेंगे, यहां पे तुमको पे कर रहे हैं, राइट, सैलरी दे रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बिजनेस करना है तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सैलरी देना होगा उस केस में। अगर कोई लोग आपको पे कर रहे हैं तो आपके नॉलेज की वजह से पे कर रहे हैं। आप उन्हें पूछोगे अरे सर ऐसे कैसे एंट्री कैसे करूं, तो बोलेगा हाँ बेटा, वही सिखाने के लिए मैंने पैसे दिया था, व्हाटएवर। तो मुद्दा एक याद रखना कि इस साल का इसी साल में रिकॉर्ड होगा, भले वो दिया है भले वो नहीं दिया, व्हाटएवर। अगर अगले साल का अगले साल में होगा, ये कोई भी साल एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और शायद यही कंसेप्ट मैं आपको एनपीओ में लेके जाऊंगा। ये कंसेप्ट तब मैं रेफरेंस दूंगा क्योंकि एनपीओ भी आपको आने वाला है, और इसमें एफवाई में तो थोड़ा अलग लेवल का है। आप लोग रिसीट एंड पेमेंट में से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे ना, वो इजी लगता था आपको, वो भी डिफिकल्ट अगर लगता होगा तो यहाँ पे तो इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। बहुत मजे है बेटा जिंदगी में, कोई लोड मत लो, सब बातें तुमको समझेगी और इतना भारी समझेगी कि आप किसी और को सिखा पाओगे, राइट। मैंने क्या कहा, पीरियडिसिटी कंसेप्ट में पहले तो हम पीरियड डिवाइड करेंगे, यूजुअली एक साल का होता है। हर साल का संबंध मुझे उसी साल से रखना है, दूसरे साल में उस चीज के एक्सपेंडिचर को नहीं डाल देने, नहीं तो क्या हो जाएगा सर, गलत डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। 2015 का एक्सपेंडिचर में 2016 में अगर दिखा रहा हूं तो ये रिप्रेजेंट होगा कि 2016 में वो खर्चा हुआ है, जबकि उस खर्चा कौन से साल का था, 2015 का, तो उसी साल में दिखाओ, भले आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर दो उसे। बहुत बार तुम्हारे दिमाग में यह सवाल आया होगा कि सर आउटस्टैंडिंग मतलब जो पेड नहीं किया है, जो देना बाकी है, फिर भी हम सर क्यों P&L में दिखाते हैं, हमने तो नहीं दिया। सवाल था ना, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं। सर अगर कैश जाती तो ठीक था ना सर, कैश गई नहीं, नुकसान हुआ ही नहीं, तो हम क्यों एक्सपेंडिचर दिखा रहे। बेटा कंसेप्ट क्या है, तू अगले साल तो देने वाला है ना, जब अगले साल देगा तो वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि तूने पिछले साल ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग करके उसे ऐड कर दिया है। होप्स तो तुमको समझा रहेगा, नहीं समझा तो जब मैं सम पढ़ा होगा उस वक्त ये बातें एकदम प्रैक्टिकल बता दूंगा। अब जिनको समझ रहा है बहुत अच्छी बात है। सर कंसेप्ट तो हमारा पीरियडिसिटी था, अभी वो पढ़ाओ ना, चलो पढ़ते हैं और फिर वापस मैं तुमको लेके जाऊंगा वो कंसेप्ट समझाने को। ध्यान से सुनिएगा। The term periodicity refers to segmentation of the existence of the organization into time period। क्या कर दिया, 50 साल का टाइम पीरियड होगा तो सेगमेंट में उसे डिवाइड कर दिया एक साल के, समझ रहा है। द टाइम पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, और हर एक पीरियड को क्या कहा जाता है बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। ओके ये तो लिखते आ जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ each such period. The final account are drawn to find out profit and loss during the period and assets and liability at the end of the said period. Yes, so final account क्यों बनाते हो आप, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझना है उस पर्टिकुलर ईयर का, और बैलेंस शीट आपको असेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है उस पर्टिकुलर ईयर के एंड में, उस पर्टिकुलर दिन, वो आपको बैलेंस शीट से समझता है। आगे, जनरली 1 year period of interval is accepted by the business concern. This concept state that account should be presented regularly at fixed interval. Yes, fixed interval मतलब क्या, एक साल है यहाँ पे। Okay. Acceptance of this concept necessitates that closing of the books of account, particularly of revenue nature, that एक income and expenditure जो हम account close करते हैं for the accounting period, and hence it require the certain estimates. Estimate मतलब कुछ अंदाजे, कुछ assumption, कुछ proposition लेना पड़ता है। क्या आपको ख्याल रखना है, पहला, अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑन अक्रूवल बेसिस। सर अक्रूवल मतलब क्या,
कैश एज वेल एज जो क्रेडिट, सारे ट्रांजेक्शन जो पेड किया है जो पेड नहीं किया सब रिकॉर्ड होगा। तो ये चीज़ याद रखो कि ये अजम्पशन है। आप कोई भी बैलेंस शीट उठा लेना, ये अजम्पशन काम में आएगा कि वो बैलेंस शीट कैसे बना हुआ है, अक्रूवल बेसिस पे बना है। दूसरा, अनपेड इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड। यस, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है अनपेड, राइट, आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर बोलता है कि जो अभी मिला ही नहीं है, इनकम मिलना था लेकिन नहीं मिला, जो एक्सपेंसेस देने थे लेकिन नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग इनपेड, अनपेड इनकम एंड अनपेड व्हाट एक्सपेंडिचर भी क्या होने चाहिए सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखने चाहिए, राइट। आगे, एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, कि जो तुमको एडवांस में मिलता है वो तुम क्या करते हो, बराबर कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट फॉर द पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिफरेंस शुड बी अप्रोप्रिएट, द एक्सपेंडिचर शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड द अकोमोडेटेड कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन असम्पशन शुड बी मेड। अब आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, देखो, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट फॉर द डिप्रिसिएशन, ये जो है एस्टिमेट ऑफ वॉट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, तो आपने 10 साल का है तो 10 ही साल लो, 20 साल का है तो 20 साल लो, एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए एस्टिमेशन का। रेट ऑफ डिफरेंस शुड बी अप्रोप्रिएट, 10% है ना, अभी आप जब CA फाइनल को या आगे की पढ़ाई करोगे तो डिप्रिसिएशन के रेट भी मेंशन होते हैं कि किसको कितना % लगाना है, तो आपने जो डिप्रिसिएशन का रेट लिया है वो प्रॉपर होना चाहिए। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको बाइफर्केशन प्रॉपर करना है। मैंने क्या किया सर, मैंने ये स्क्रीन खरीदी, स्क्रीन, ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल, क्योंकि वंस वाइल हुआ है। लेकिन सर मैं रोज के रोज ये मार्कर खरीदता हूं, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं तो मेरा कौन सा नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू। तो ये भी आपको देखना है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और था तो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है क्या। एंड लास्ट, द अकोमोडेट द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन असम्पशन शुड बी मेड। यस सर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। अभी मैं इस लेक्चर को और लंबा नहीं करता, लेकिन आपको बेसिक बातें तो समझ गए कि पीरियडिसिटी कंसेप्ट में ये बेसिक चीज़ें, ये असम्पशन है कि इतनी चीज़ें होनी ही चाहिए करके, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने आराम से हम करेंगे। कंसेप्ट सिर्फ इतना है, समझ लो। और देखो, आई नो कि कुछ एज ए टीचर में बोल सकता था, ये तो हो गया है ना 12वीं में, ये तो कर लेना CA फाउंडेशन में, मत करो या एक बार पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हो सकता है उतना मैं डिटेल में जा रहा हूँ, आप एक बार प्रॉपर सुन लो, क्योंकि यही नॉलेज आपको बाद में काम में आएगा, और इसके लिए आई थिंक सो आपने पेड किया है, राइट, ठीक है। बाकी तो आप अपने हिसाब से लिख के रीड करके पेपर तो लिखने ही वाले हो, राइट। फिर भी कोई डाउट है तो हम लाइव सेशन में वो कर ही लेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।